पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पूरे देश में फैले इस संगठन पर एनआईए और ईडी की अब तक की सबसे बड़ी रेड मारी गई है। इंडिया के 15 स्टेट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मणिपुर के 93 लोकेशन पर छापे पड़े, जिसमें पीएफआई के टॉप लीडर्स के घर और पीएफआई ऑफिसेस शामिल हैं। इन छापों में एनआईए और ईडी के साथ लोकल पुलिस ने मिलकर करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएफआई पर आरोप है कि वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पीएफआई के बारे में आगे चलने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर पीएफआई है क्या। पीएफआई भारत का एक इस्लामिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला से शुरू हुआ। इसे साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के सक्सेसर के तौर पर बनाया गया और मनीथा नीति पासराय, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और कई संगठनों के साथ मर्ज कर दिया गया। साल 2009 में गोवा का सिटीजन फोरम, राजस्थान का कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, वेस्ट बंगाल का नागरिक आधार सुरक्षा समिति, मणिपुर का लिलोंग सोशल फोरम और आंध्र प्रदेश का एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस भी पीएफआई के साथ आ गया, जबकि एनडीएफ केरला, एमएनपी तमिलनाडु और केएफडी कर्नाटका पहले से ही पीएफआई के साथ थे। 17 फरवरी 2009 की इस पब्लिक मीटिंग में 8 स्टेट के सामाजिक संगठन पीएफआई के साथ आ गए, जिसके बाद पीएफआई देश के बाकी स्टेट में तेजी से फैलने लगा। पीएफआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन पीएफआई को एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर शुरू से ही एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई खुद को एक न्यू सोशल मूवमेंट की तरह डिस्क्राइब करता है जो लोगों के लिए जस्टिस, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का दावा करता है। साथ ही मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ कोड, इसके अलावा दलित, आदिवासी और मुस्लिम छात्रों की स्कॉलरशिप की भी वकालत करता है। एक लाइन में समझने के लिए आप इतना कह सकते हैं कि आज के टाइम पर पीएफआई इंडिया में मुस्लिमों का सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव संगठन है और इस संगठन के अंदर भी कई संगठन हैं, जैसे नेशनल वुमेन फ्रंट एनडब्ल्यूएफ जो महिलाओं के लिए काम करता है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन की तरह काम करता है। साल 2010 में इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को पीएफआई ने एक फ्रीडम परेड ऑर्गेनाइज करी। परेड के बाद एक पब्लिक मीटिंग भी हुई, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने पीएफआई के इस फ्रीडम परेड पर यह कहकर बैन लगा दिया कि परेड सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल देगी। पीएफआई ने अपने फ्रीडम परेड के ऊपर लगे बैन को केरला हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस बैन को नहीं हटाया। इसके अलावा केरला पुलिस की खुफिया एजेंसी ने हाईकोर्ट को बताया कि पीएफआई बैंड इस्लामिस्ट ग्रुप स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी का एक बदला हुआ रूप है, साथ ही यह एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी शामिल है, लेकिन सरकार के इस स्टैंड को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। साल 2011 में 26 और 27 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएफआई ने एक सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, जिसमें सैयद शहाबुद्दीन और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवाना था। साल 2013 में पीएफआई ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि पीएफआई के 21 सदस्यों पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए यूएपीए का आरोप लगाया गया था। उनका कहना था कि यूएपीए कानून की वजह से बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा। इसके अलावा पीएफआई ने और भी कई सारे प्रोटेस्ट किए। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में इनका बड़ा रोल था। साथ ही फिलिस्तीन के इजराइल पर बमबारी के खिलाफ भी दिल्ली में मौजूद इजराइल एम्बेसी के सामने पीएफआई ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। अब आप समझ गए होंगे कि पीएफआई क्या है, कैसे काम करता है और कितना बड़ा और कितना मजबूत संगठन है। लेकिन यह पीएफआई का बस एक पहलू है, जबकि इसका दूसरा पहलू शुरू से ही बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें एंटी इंडिया एक्टिविटीज, टेरर इन्वॉल्वमेंट जैसे बड़े आरोप लगते रहे हैं। साल 2010 में पीएफआई पर आरोप लगाया गया कि पीएफआई का सिमी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि पीएफआई के नेशनल चेयरमैन अब्दुल रहमान सिमी के फॉर्मल नेशनल सेक्रेटरी थे, जबकि संगठन के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद सिमी के फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी थे। सिमी के मैक्सिमम लीडर
लीडर्स को पीएफआई के साथ आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन पीएफआई के सिमी कनेक्शन को पीएफआई के नेताओं ने बेसलेस करार दे दिया। जुलाई 2010 में केरल पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से देसी बम, हथियार, सीडी और तालिबान और अलकायदा के प्रोपेगेंडा वाले कई दस्तावेजों को जब्त किया और इस छापे को भी संगठन ने अनडेमोक्रेटिक बता दिया। हालांकि केरल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा या अल-कायदा से लिंक के कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने नॉर्थ केरला में पीएफआई सेंटर्स पर छापेमारी करी, जिसमें हथियार, फॉरेन करेंसी, बम, विस्फोटक के कच्चे माल, बारूद, तलवारें जैसी चीजें बरामद करी गई। जिसके बाद केरल पुलिस ने यह दावा किया था कि इससे पीएफआई के आतंकी चेहरे का खुलासा हुआ है। इसके अलावा अप्रैल 2013 में ही केरल पुलिस ने नॉर्थ कन्नूर के एक ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारा और पीएफआई के 21 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पीएफआई के नाम से 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा माल और कुछ पर्चे जब्त किए, जिसपे पीएफआई और गिरफ्तार लोगों ने दावा किया कि यह एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योग प्रोग्राम था और पुलिस ने इस मामले को संगठन की छवि खराब करने के लिए गढ़ा है। जनवरी 2011 में केरल पुलिस ने 27 पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक घटना को लेकर चार्जशीट दायर करी, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने केरल के एक प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की थी। और अभी हाल ही में बिहार में पीएफआई पर रेड हुई, जिसमें कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। इस तरह पीएफआई पर एक नहीं बल्कि बहुत से आरोप लगे हैं, जिसमें उस पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होने की बात कही गई है। ऐसे में कल जो एनआईए और ईडी का छापा पीएफआई पर पड़ा है, वो पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है और इस बार पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार पीएफआई पर बैन लगा देगी और यह भी हो सकता है कि जल्द से जल्द पीएफआई के बाकी बड़े लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।